हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। ये दैनिक भास्कर का संपादकीय है। इसमें दुनिया के व्यापार पैटर्न में बदलाव होना अब तय है। ये संपादकीय, आइए इसको देखते हैं। ट्रंप ने कहा कि मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया है। ट्रंप ने क्या कहा है कि मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया है। इसके कुछ घंटे बाद भारत ने कहा कि कोई बात ही नहीं हुई है। इसी बीच दक्षिण कोरिया द्वारा आगामी 29 अक्टूबर को एपीईसी शिखर बैठक में ट्रंप के आने की पुष्टि के बाद चीन के जो प्रमुख हैं शी जिनपिंग, उनसे मुलाकात की संभावना बढ़ गई। रेयर अर्थ निर्यात को लेकर चीन की नई पाबंदियों के बाद अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि चीन बनाम बाकी दुनिया की इस लड़ाई में यूरोप, भारत और एशिया के अन्य सभी देशों को अमेरिका के साथ आना होगा। यह अलग बात है कि दुनिया में ट्रेड युद्ध का जनक कौन है, ये सभी जानते हैं। इसी बीच विगत सितंबर माह में चीन और सऊदी अरब को भारत से निर्यात काफी बड़ा है। चीन और सऊदी अरब को भारत से निर्यात काफी बड़ा है, जबकि उच्च टैरिफ के कारण अमेरिका को निर्यात नकारात्मक हो गया है। ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात से भारत के लिए अमेरिका से नई उदार ट्रेड डील करना जरूरी है। अगर अमेरिका चीन में ट्रेड संबंध सुधरते हैं तो भारत के लिए चिंता का विषय होगा। लेकिन ताजा खबर है कि चीन के कुछ और उत्पादों के निर्यात पर अमेरिका ने भी अपने पोर्ट्स के इस्तेमाल पर फीस बढ़ा दी है। तो ट्रंप को इतना तो समझ में आ गया है कि चीन अमेरिका का दीर्घकालिक और भरोसेमंद मित्र नहीं है, जबकि भारत के साथ दोस्ती बहाली के सामाजिक आर्थिक ही नहीं राजनीतिक लाभ भी हैं। दैनिक जागरण का एडिटोरियल है बेलगाम साइबर ठग। ये संपादकीय, इसको देखते हैं। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीबीआई से जो जवाब मांगा है, उसके नतीजे में इस तरह के मामले थमने के आसार कम ही हैं। इसलिए कम है क्योंकि एक तो लोगों में जागरूकता की कमी है, दूसरे एजेंसियां डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर ठगी करने वाले अपराधियों तक आसानी से नहीं पहुंच पा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के एक बुजुर्ग दंपत्ति से 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी के मामले का स्वतः संज्ञान संभवतः इसलिए लिया क्योंकि इसमें अदालत और जांच एजेंसियों के फर्जी आदेश का सहारा लिया गया था। ऐसा एक अरसे से ही हो रहा है। साइबर अपराधी कभी पुलिस बनकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देते हैं, तो कभी सीबीआई, ईडी, कस्टम और नारकोटिक्स ब्यूरो का अधिकारी बनकर। पिछले कुछ समय से भी फर्जी अदालती आदेशों की भी आड़ लेने लगे हैं। इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि साइबर अपराधी बेलगाम हैं, बल्कि यह भी है कि लोगों को इसका अनुमान ही नहीं है कि कोई एजेंसी किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। यह विडंबना है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था न होने के बाद भी साइबर अपराधी लोगों को धमकाकर उगाही करने में सफल हैं। जागरूकता के अभाव में साइबर अपराधियों को काम और आसान कर दिया है। जागरूकता के अभाव ने एक से एक पढ़े लिखे और यहां तक बैंकों और अपराध रोधी एजेंसियों में काम करने वाले भी साइबर अपराधियों के झांसे में आकर लाखों करोड़ों गंवा रहे हैं। हाल ही में मुंबई में साइबर अपराधियों ने एक उद्यमी से 58 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। कई मामले ऐसे आए हैं जिनमें लोग हफ्तों तक कथित रूप से डिजिटल अरेस्ट रहे हैं और बैंक से पैसे निकालकर ठगों को दे देते हैं। समझना कठिन है कि ऐसे लोग पुलिस में शिकायत करना क्यों आवश्यक नहीं समझते हैं। क्या
उन्हें उस पर भरोसा नहीं है। जो भी हो, कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें बैंक कर्मियों को की भी मिली भगत देखने को मिली है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। निस्संदेह चिंताजनक यह भी है कि डिजिटल अरेस्ट का दावा कर ठगी करने वाले आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं। ज्यादातर मामलों में डूबी रकम वापस नहीं मिलती है। इससे वही पता चलता है कि साइबर ठग अपराध रोकने वाले तंत्र 4 कदम आगे हैं। और होना तो यह चाहिए कि अपराध रोधी तंत्र इतना सक्षम हो कि साइबर अपराधियों में भय व्याप्त हो। इसमें संदेह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश यह काम कर पाएंगे। आवश्यकता केवल साइबर अपराधी रोधी तंत्र को और सक्षम बनाने की ही नहीं, लोगों को जागरूक करने के अभियानों को प्रभावी ढंग से संचालित करने की भी है। बैंकों के साथ विभिन्न एजेंसियां वह समझें, और अभी यह अभियान सही तरह नहीं चल रहा है। यानी भाई सबसे मेन है कि जागरूक रहो, कोई भी कितनी धमकी रहे, क्योंकि बैंक, सीबीआई, ईडी ये कभी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। ये कभी जनरल सामान्यतः अपने पास मैसेज आते हैं, ये कभी पासवर्ड, ओटीपी ये कभी नहीं मांगते हैं बैंक वगैरह। तो जागरूकता ही एकमात्र उपाय है इसका। और जो फालतू के मोबाइल में ऐप वगैरह होते हैं उनको इंस्टॉल ना करें। मोबाइल गेम्स वगैरह ये भी बहुत बड़ा कारण होता है एक्सेस करने के लिए। और जो प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं, जो मोबाइल्स वगैरह ये अपने मोबाइल नंबर बेच देते हैं कस्टमर्स के, ये भी बहुत बड़ा मतलब सत्य है। बिजनेस स्टैंडर्ड क्षमता वृद्धि एक संपादकीय, आइए देखते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का। ये अल्फाबेट का विशाखापट्टनम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा केंद्र बनने का निर्णय भारत के तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर उद्योग को पूरी तरह बदलने वाला हो सकता है। गूगल की मूल कंपनी के द्वारा इस परियोजना में अगले 5 साल के दौरान $15 अरब निवेश करने की बात कही गई है। यह निवेश ऐसे समय में आ रहा है जब अमेरिकी शुल्क वृद्धि के कारण भारत और अमेरिका के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। गूगल की यह अमेरिका के बाहर अब तक की सबसे बड़ी परियोजना होगी। गूगल 12 देशों में डेटा सेंटर स्थापित कर चुकी है। यह निवेश भू राजनीतिक तनावों और संभावित कानूनी जटिलताओं के बावजूद किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अल्फाबेट का प्रबंधन यह मानता है कि इसके संभावित लाभ जोखिम से कहीं अधिक है। लाभ है ना, जोखिम से कहीं अधिक है। कानूनी मसलों के बावजूद अल्फाबेट भारत को एक प्रमुख बाजार मानता है। भारत एंड्रॉयड फोन का एक बहुत बड़ा बाजार है। इसके साथ ही दुनिया में सबसे अधिक यूट्यूबर्स यूट्यूब उपयोगकर्ता भी भारत में है। प्रस्तावित केंद्र से 1,88,000 नौकरियां तैयार हो सकती हैं। अदानी समूह और भारतीय एयरटेल गूगल के साथ साझेदारी करके अधोसंरचना का विकास करेंगे। इसमें एक नया अंतर्राष्ट्रीय सब सी गेटवे, जहां ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र से बाहर आती हैं, स्थापित करने की बात की जा रही है। इसमें शामिल है इस परियोजना में क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अधोसंरचना शामिल होगी, जो नवीकरणीय ऊर्जा व्यवस्था से संचालित होगी और फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क से जुड़ी रहेगी। यह आंध्र प्रदेश सरकार की 2029 तक 6 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता हासिल करने की योजना का हिस्सा है। ये सेंटर भौतिक सुविधाएं जैसे कि जहां ऐसे कंप्यूटिंग और नेटवर्क उपकरण रहते हैं जिनका इस्तेमाल डेटा संग्रहण, प्रसंस्करण और वितरण के लिए किया जा सकता है। ये सेंटर भौतिक सुविधाएं वाले हैं जहां कंप्यूटिंग और नेटवर्क उपकरण रहते हैं जिसमें अपन डेटा का संग्रहण कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, इसकी है ना, स्टोर कर सकते हैं और अलग अलग जगह पे भेज भी सकते हैं, वितरण कर सकते हैं। अचल संपत्ति के अलावा इस व्यवस्था के संचालन और चीज़ों को ठंडा रखने के लिए बहुत अधिक बिजली की आवश्यकता होगी। यही वजह है कि डेटा सेंटर की क्षमताओं को गीगावाट में आंका जाता है, जो बिजली मापने की इकाई है, बजाय कि गीगाबाइट के। ठीक है, ये डेटा सेंटर को गीगावाट में मापना है, ना कि गीगाबाइट में। देखो, गीगावाट और गीगाबाइट एक बिजली मापने की इकाई होती है, लेकिन गीगाबाइट
जो जो मेमोरी होती है उसकी क्षमता की इकाई होती है। जैसे कि अपन जनरली देखते हैं अपने फोन में 256 गीगाबाइट है ना, और तो उसकी मेमोरी है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि गीगावाट की बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी क्षमता, क्योंकि बिजली बहुत अधिक लगेगी ना इसमें। इतना ही नहीं, बिजली की 24 घंटे उपलब्धता आवश्यक भी है, वह भी वोल्टेज में उतार चढ़ाव के बिना, यानी वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। यह इंजीनियरिंग की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राज्य सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जमीन और बिजली सब्सिडी देने की घोषणा की है। वहीं डेटा सेंटर उद्योगों को बढ़ावा देने वाले नीतिगत बदलावों को लाभ उठाने की शुरुआत राज्यों में शामिल है। वर्ष 27-28 तक इरादे के मुताबिक 1 लाख करोड़ रुपए डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भौतिक अधोसंरचना तैयार करने के लिए डिजिटल अधोसंरचना कायम करना जरूरी है। भारत के पास अन्य लाभ भी हैं, जैसे कि डेटा सस्ता है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा ग्राहक भी है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी डिजिटल आबादी है जिसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, परंतु भौतिक क्षमता और इकोसिस्टम के साथ विधायी और नियामकीय नीतिगत बदलाव भी अहम है। दुनिया की बड़ी कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए आकर्षित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, को यह विश्वास होना चाहिए कि उनका डेटा भारत में मौजूद सर्वर में पूरी तरह सुरक्षित है। भारत की नीति डेटा स्थानीयकरण पर जोर देती है। वह डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट तथा संबंधित नियमों के जरिए सुरक्षित है। गूगल की प्रतिबद्धता और इसके पहले माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियां की भागीदारी इस नीति की पुष्टि करती है। मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों में डेटा सेंटर की क्षमताएं विकसित हो रही हैं, क्योंकि कई राज्य निवेश आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2024 में 1 गीगावाट के पार पहुंच गई है और 2019 की तुलना में 200% से ज्यादा भी है। रोजगार के अलावा इस बीच परियोजना का भारत में इस बड़ी परियोजना का भारत में मौजूद होना देश में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गति देने में मददगार होगा। इसके लिए अत्यधिक कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत होगी। खासकर ऐसे विशेष केंद्रों की मांग बढ़ रही है जहां चिप को कस्टमाइज्ड तरीके से डिजाइन किए गए सर्वरों में एकत्रित किया जा सके। विशाखापट्टनम और अन्य केंद्रों से लिया गया सबक भारत को क्षमता विकसित करने में मदद करेगा जिसकी उसे जरूरत है। अगला जनसत्ता का एडिटोरियल है हरित ऊर्जा में भारत के बढ़ते कदम। रंजना मिश्रा लिखते हैं इसको। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है जो न केवल देश के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए अध्ययन का विषय है। 2030 तक अपने निर्धारित लक्ष्य से पूरे 5 साल पहले भारत ने अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर लिया है। कितना? 2030 का टारगेट था, लेकिन अपने 2025 में ये टारगेट पूरा कर लिया 50% गैर जीवाश्म ईंधनों से। ये असाधारण सफलता पेरिस समझौते के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका को सशक्त रूप से रेखांकित करती है। यह केवल आंकड़े नहीं बल्कि ऊर्जा संरक्षित और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदारी भारत की एक निर्णायक छलांग है। यह भारत की एक उपलब्धि है जो कि अपनी विकास की आकांक्षाओं को पृथ्वी की सेहत के साथ संतुलित करना सीख रहा है और दुनिया को दिखा रहा है कि आर्थिक प्रगति और पारिस्थितिक स्थिरता एक साथ संभव है। ऊर्जा क्षेत्र में भारत की यह यात्रा 1 दशक से भी अधिक समय पहले शुरू हुई, जब देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और बढ़ते कार्बन उत्सर्जन की दोहरी चुनौती को स्वीकार किया। ऊर्जा की सुरक्षा भी और कार्बन उत्सर्जन की दोहरी चुनौती को स्वीकार किया था। उस समय भारत का ऊर्जा परिदृश्य मुख्य रूप से कोयले पर आधारित था, जो सस्ता और सुलभ तो था, लेकिन पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंता को जन्म दे रहा था। वर्ष 2010 में शुरू किया गया जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन इस दिशा में एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कदम था। इसने देश में सौर ऊर्जा की प्रति जागरूकता पैदा की और नीतिगत ढांचे की नींव रखी। हालांकि इस हरित क्रांति की असली गति पिछले दशक में आई, जब सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को राष्ट्रीय प्राथमिकता के केंद्र में रखा। यह एक रणनीतिक दबाव था, जबकि
मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन प्राप्त था इसको। वर्ष 2015 में भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का 2015 में भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से और 10 गीगावाट बायोमास से और 5 गीगावाट छोटी जल विद्युत परियोजनाएं शामिल थी। क्या क्या था इसमें? 175 गीगावाट जो 2022 तक लक्ष्य हासिल करना था, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से, 160 हो गई है, और 10 गीगावाट बायोमास से 170 हो गया, और 5 गीगावाट जो छोटी मोटी जल विद्युत परियोजना वहां से। इस लक्ष्य ने दुनिया को चकित कर दिया, लेकिन इसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को एक स्पष्ट संकेत दिया कि भारत अपने ऊर्जा भविष्य को लेकर गंभीर है। इसके बाद वर्ष 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने भारत की जलवायु कार्रवाई के लिए 5 सूत्री एजेंडा, यानी इसको पंचामृत, इसको प्रस्तुत किया था। इसी तरह वर्ष 2030 तक भारत अपनी गैर जीवाश्म क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाने और अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीनीकरण ऊर्जा को पूरा करने का विशाल लक्ष्य निर्धारित किया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता लगभग 485 गीगावाट के पार कर गई है, जिसमें 243 गीगावाट से अधिक की क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से आती है। यह स्पष्ट रूप से 50% आंकड़े को पार कर सकता है। देश की हरित ऊर्जा उपलब्धि और में सौर ऊर्जा ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। पिछले 10 वर्षों में देश की सौर क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो मार्च 2014 से 2.63 गीगावाट से बढ़कर के 2025 तक 119.02 गीगावाट हो गई है। इस सफलता के पीछे कई कारक हैं। सरकार ने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है। राजस्थान के भड़ला सोलर पार्क यानी 2245 मेगावाट और कर्नाटक के पावागढ़ सोलर पार्क यानी 2050 मेगावाट दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में है। राजस्थान का भड़ला सोलर पार्क कितना है? 2245 मेगावाट का, और कर्नाटक का पावागढ़ सोलर पार्क कितना है? 2050 मेगावाट का, दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में है। इस तरह प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ऊर्जा उत्पादन के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका लक्ष्य है कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है। इससे परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त और सस्ती बिजली मिलेगी। इसके अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आय भी अर्जित कर सकेंगे। यह योजना न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी, बल्कि सौर ऊर्जा को एक जन आंदोलन में भी सहयोग कर रही है। प्रौद्योगिकी में प्रगति और वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण सौर संयंत्रों की कीमतों में गिरावट आई है। प्रौद्योगिकी में प्रगति हो रही है और वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण सौर संयंत्रों की कीमतों में गिरावट आई है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना देश की कृषि क्षेत्र को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है, यानी किसानों को जो किसान पंप वगैरह देने के लिए कुसुम योजना बनाई गई है। ठीक है। और घरों की छतों पर बिजली देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चल रही है। इसके तहत ये जो कुसुम योजना है, इसके तहत किसानों को सोलर पंप स्थापित करने और बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा स्थापित करके अतिरिक्त बिजली बेचने के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। वहीं पवन ऊर्जा का भी भारत की आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान है। विशेष रूप से तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे लंबे समुद्र तट वाले राज्यों ने पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के विस्तार में अहम भूमिका निभाई है। अब सरकार का ध्यान अब तटीय पवन ऊर्जा पर केंद्रित है। इसमें तट से दूर समुद्र में पवन चक्कियां स्थापित की जाती हैं, जहां हवा की गति अधिक और स्थिर शक्तिशाली होती है। देखो पवन चक्कियां कहाँ पे लगाई जाती हैं? जहाँ हवा की गति अधिक होती है और स्थिर होती है, शक्तिशाली होती है, जिससे बिजली उत्पादन क्षमता काफी बढ़ जाती है। गुजरात और तमिलनाडु के तटीय विशाल अपतटीय पवन ऊर्जा फॉर्म विकसित करने की योजना चल रही है। इसके अलावा
पवन सौर हाइब्रिड परियोजना का भी नया कदम है, जो एक ही स्थान पर दोनों प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भूमि और ट्रांसमिशन के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करने की क्षमता प्रदान करती है। देश में जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा का भी अहम योगदान है। ये स्रोत बिजली ग्रिड को संतुलित रखने की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक है। सरकार ने 25 मेगावाट से अधिक की बड़ी जल विद्युत परियोजना का नवीनीकरण ऊर्जा कर दिया है, जिसमें उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन मिला है। साथ ही भारत का स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सरकार अब तक एक साथ कई परमाणु रिएक्टरों को निर्माण को मंजूरी दे रही है, ताकि क्षमता विस्तार में तेजी लाई जा सके और कोयले और तेल के आयात पर निर्भरता कम होने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो रही है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम होने से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सीधी कमी आती है, और जो कि भारत को 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाएगा। कोयला जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी से शहरों में हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियों में कमी आएगी। समय से पहले अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना भारत ने खुद को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक जिम्मेदार और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। यह उपलब्धि शानदार है, लेकिन यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बस 2030 तक 500 गीगावाट के विशाल लक्ष्य के तक पहुंचने के लिए अभी कई चुनौतियों को पार करना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा की अस्थिर प्रकृति को संभालने के लिए एक आधुनिक और लचीली ग्रिड की आवश्यकता है। इसके लिए ट्रांसमिशन लाइनों का विस्तार और उन्नत पूर्वानुमान प्रणाली और स्वचालित ग्रिड प्रबंधन प्रणालियों में भारी निवेश की जरूरत होगी। कृषि भूमि और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रभाव को कम करने के लिए बंजर भूमि, नहरों और जलाशयों पर तैरते हुए सौर संयंत्र नवीन समाधानों को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए सरकार को एक स्थिर और आकर्षक नीतिगत ढांचा रखना होगा और हरित ब्रांड जैसे नवीन वित्तीय संसाधनों को प्रोत्साहन करना होगा। इसमें बहुत ही शानदार तरीका से एडिटोरियल के माध्यम से इन्होंने सचेत किया है रंजन मिश्रा जी ने। और मुख्य रूप से मैं बात करता हूं मैं सौर ऊर्जा के बारे में। इसका भी बहुत ही शानदार प्रकोप चल रहा है भारत में। स्कोप है, प्रकोप नहीं बोलूंगा, सॉरी, माफी चाहता हूं इसके लिए। स्कोप है और जरूर ही हमें इस ओर हर व्यक्ति को योगदान देना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। इस योजना के माध्यम से इससे कई योजना चली है। सबसे पहली जवाहरलाल नेहरू योजना के बारे में, राष्ट्रीय सौर मिशन के बारे में बताया गया था, और यहाँ पे कुसुम योजना के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना, इसमें 78,000 की सरकार डायरेक्ट 3 किलोवाट पर कनेक्शन लगाते हैं तो अपन को सब्सिडी मिलती है। प्रैक्टिकल तौर पे कहूँ तो यदि आपको कनेक्शन लगवाना है तो एक हमारा एक नंबर है 70-476-90-344, इसके माध्यम से इंदौर वाले क्षेत्र में आप संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी मदद की जाएगी हर प्रकार से। चलो आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं। राष्ट्रीय सहारा का ये एडिटोरियल है, पारदर्शितापूर्ण समाधान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम मेधा हिंदी में कहते हैं, इसका इस्तेमाल तेजी से प्रचलित होता जा रहा है। वह कई तरह के संकट भी उपजा रहा है। इसलिए संसद की समिति ने सरकार से AI की मार्फत गढ़ी गई फर्जी खबरों को फैलाने वालों की पहचान करने और उन पर मुकदमा दायर करने के लिए ठोस कानूनी और तकनीकी समाधान विकसित करने को कहा है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने मसौदा रिपोर्ट में सूचना और प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के बीच सहयोग का आग्रह किया है। हालांकि समिति के सुझाव सरकार के लिए मान्य नहीं है, मगर संसदीय समितियां संसद का प्रतिनिधित्व करती है और सरकार इस पर बार बार विचार करती है। इसलिए ठोस कानूनी और तकनीकी समाधान विकसित किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार फर्जी खबरों का पता लगाने के लिए 2 सॉफ्टवेयर प्रयोग हो रहे हैं, एक डीप लर्निंग फ्रेमवर्क और डीप फैक्ट वीडियो, जिनके द्वारा फर्जी भाषण और फाइल का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रचलित होते ही घोटालेबाजों, उपद्रवियों और नफरत फैलाने वाले नकारात्मक लोगों के द्वारा फर्जी खबरों या तस्वीरों का प्रयोग किया जा रहा है। गूगल समेत सभी तकनीकी कंपनियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को सच बनाकर
प्रचारित करने में पीछे नहीं रहना चाहती हैं। बेशक फर्जी खबरों या वीडियो के मार्फत केवल राजनीतिक दलों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, बल्कि जानी मानी शख्सियत, भीषण दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध आदि की खबरों को बढ़ा चढ़ा करके विभत्स तरीके से प्रचारित किया जाता है। फर्जी खबरों और वीडियो को समाज के लिए खतरा के तौर पर देखा जाता है। इससे न सिर्फ नागरिकों में भय फैल सकता है, बल्कि दंगे, फसाद और उन्माद भी बढ़ने की आशंका होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विभिन्न चरणों की जांच का आश्वासन भले ही देते हैं, मगर ऊंची मानसिकता वाले फर्जी बातें, खबरें, तस्वीरों को वायरल करने से बाज नहीं आते। हालांकि सरकार को सिर्फ अपने स्वार्थ अनुसार मुकदमे और कानूनी की बजाय एआई के किसी भी तरह के फर्जी और गलत बदनीयत से फैलाई गई खबरों और चित्रों पर रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करनी होगी। अगला हिंदुस्तान.com का ये एडिटोरियल है, अंत की ओर नक्सली। इसके अपन ने ऑलरेडी सब बात की देखी है, आइए इसको भी देख लेते हैं। देश में नक्सली आतंक का पटाक्षेप होने वाला है। यह एक ऐसी कामयाबी होगी जिसे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह सुखद है कि गुरुवार को छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 258 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इससे पता चलता है कि सरकार की मंशा हिंसा ही नहीं है, वह माओवादियों को मुख्य धारा में आने का अवसर दे रही है। ये खुशखबरी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में हिंसा की गढ़ रही अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर के नक्सली आतंक से मुक्त घोषित कर दिया। अबूझमाड़ की पहाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रहता है ना, मतलब माइंस मिनरल्स वगैरह ही निकलते हैं, इसके लिए छत्तीसगढ़ की बहुत फेमस है। तो यहाँ पे जो आतंकियों गढ़ रहा था, और उत्तरी बस्तर है वो भी नक्सली आतंकों का बहुत बड़ा गढ़ रहा था। इसको आतंक से या नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया है। गौर करने की बात है कि आत्मसमर्पण करने वाले में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के अनेक पदाधिकारी शामिल हैं। ऐसे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है जिन पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। अब सिर्फ दक्षिणी बस्तर और कुल 3 जिलों में माओवादियों के बचे रहने का अनुमान है और उन पर जल्दी से शिकंजा कस लिया जाएगा। माओवादी हिंसा के खिलाफ सरकार की कामयाबियों को एक दिन की मेहनत का फल नहीं है, यह सुरक्षा बलों के बलिदान और उनकी लाजवाब रणनीतियों का प्रतिफल है। सुरक्षा बल धीरे धीरे नक्सलियों को उनकी मांग में समेटते चले गए हैं। आज से 4 वर्ष पहले ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि नक्सली सरकार के काबू में आ जाएंगे। विशेष रूप से केंद्र सरकार की दृढ़ता और गृह मंत्री की दृढ़ निश्चय का परिणाम है। जनवरी 2024 से अभी तक 2100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और करीब 1785 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और 477 नक्सली मौत नसीब हुई है उनको। बचे हुए माओवादियों को भी हिंसा का सहारा लेने से बचते हुए मुख्य धारा में लौटाना चाहिए। यह जग जाहिर है कि माओवादी हिंसा की वजह से लाखों लोग मारे गए हैं। अब यह समीक्षा अवश्य होनी चाहिए कि लगभग 6 दशक की हिंसा का आखिर क्या है, हासिल क्या हुआ है। स्वयं माओवादियों या उनसे सहानुभूति रखने वालों को भी गहराई से समझना, अध्ययन करना चाहिए। उनसे कथित आंदोलन की वजह 5 से ज्यादा राज्यों की तरक्की प्रभावित हुई है। सामाजिक आर्थिक बुनियादी सुविधाओं के मामले में एक बड़ा इलाका हिंसा की वजह से वंचित है। अब माओवादी आत्मसमर्पण करके अपने जीवन को संवारेंगे तो जाहिर है कि वंचित इलाकों में भी विकास का नया दौर शुरू होगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर और बस्तर के विकास में जमीन आसमान का अंतर है। इसे पाटने के लिए बुद्ध स्तर पर विकास अभियानों की जरूरत पड़ेगी। अब यह एहसास होने लगा है कि वाकई 31 मार्च 2026 से पहले ही नक्सली हिंसा का अंत हो जाएगा। यह प्रमाण है कि अगर सरकार ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। यह अध्ययन का विषय है कि सरकार ने विकास की सहायता से वंचित इलाकों तक पहुंचने का जो प्रयास किया है उनका निचोड़ है। देश के वंचित इलाकों में लोगों की खुशी या खुशहाली के लिए क्या और कैसे कदम उठाए जाते हैं भूलना नहीं चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी नक्सलवादी हिंसा को नियंत्रित न कर पाने का अफसोस था और प्रधानमंत्री मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल में सफलता हासिल हो रही है। अगर सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी घट रही है तो शासन की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। विचार के स्तर पर भी विदेश प्रेरित माओवादी आक्रमणता को अंत सुनिश्चित होना चाहिए। ये बहुत ही शानदार एडिटोरियल देखे आज हमने। एक अंत की नक्सली का प्रभावी
इसको करने के लिए पारदर्शिता का समाधान एआई इंटेलिजेंस से जो आ रहा है, एआई जो चल रहा है, इसमें मतलब लोग फर्जी वीडियो फेक बना करके, इसके लिए कानूनी होना चाहिए। और स्वच्छ ऊर्जा की ओर भारत ने बहुत अच्छा कदम बढ़ाया है और टारगेट देने से पहले ही अपन ने ये टारगेट हासिल कर लिए हैं। और इससे पहले अल्फाबेट जो गूगल की जो मूल कंपनी है, उन्होंने विशाखापट्टनम में अपना डाटा सेंटर खोला है, इससे संबंधित है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।